बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 11 मुलाहिज़ा फरमाएं। सफ्दर जंग का मकबरा एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। यहाँ से एयरपोर्ट पर किसी भी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ महारत और निशाने की है। और तारक, मेरा ख्याल है तुम्हें मिसाइल फायर करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। शाहरुख ने खामोश होकर तारक की तरफ देखा। मैं स्टिंगर मिसाइल भी चलाना जानता हूँ, तारक ने कहा। गुड, शाहरुख मुस्कुराया। आज रात तुम्हें स्टिंगर मिसाइल फायर करके अपनी महारत का मुजाहरा करना है। स्टिंगर मिसाइल? तारक ने हैरत से उसे देखा। यहाँ स्टिंगर मिसाइल कैसे आ गया? कोई बात नामुमकिन नहीं है, शाहरुख मुस्कुराया। हमारे पास स्टिंगर मिसाइल इतनी तादाद में मौजूद है कि दिल्ली जैसे शहर को तबाह किया जा सकता है। क्या सफदर जंग मकबरा उनकी निगाहों में नहीं होगा? सिक्योरिटी के इंतजाम तो जरूर होंगे, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक। मैं नहीं समझता कि उन्होंने एयरपोर्ट की हदूद से बाहर भी तवज्जो दी होगी, लेकिन बहरहाल हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वापसी के बारे में क्या सोचा है? तारक ने सवारिया निगाहों से उसे देखा। ये तय करना अभी बाकी है, शाहरुख ने कहा। बहरहाल दिलशेर आ जाए तो उसकी मौजूदगी में सारा प्रोग्राम तय कर लिया जाएगा। उस वक्त 6 बजने वाले थे। ये लोग अपने तौर पर रवानगी की तैयारी कर चुके थे। दिलशेर का इंतजार था ताकि उसे भी ब्रीफिंग कर दी जाए। इस वक्त जन्नत बीबी कमरे में आई तो शाहरुख ने उसे चाय के लिए कह दिया। ठीक 7 बजे दिलशेर पहुंच गया। वो लोग एक बार फिर मेज के गिर्द जमा हो गए। मेज पर नक्शा बिछा हुआ था। शाहरुख ने सारा मंसूबा एक बार फिर दोहराया, फिर बोला, हम लोग 3 गाड़ियों में यहाँ से अलग अलग रवाना होंगे। पहली गाड़ी ठीक 9 बजे के बाद यहाँ से निकलेगी। उसमें तारक और दिलशेर होंगे। ये गाड़ी जनूबी सेक्रेटरीट के करीब से गुजरकर सरदार पटेल रोड से होती हुई मोती बाग की तरफ जाएगी। वहां से रिंग रोड का रास्ता इख्तियार करते हुए अलीगंज और वहां से सफदर जंग के मकबरे के पीछे पहुंचेगी। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी के ठीक 5 मिनट बाद रवाना होगी। उसमें मुराद अली होगा। ये गाड़ी नेशनल आर्ट गैलरी के करीब से कारण वाल रोड और पृथ्वीराज रोड से होती हुई मकबरे का रुख करेगी। तीसरी गाड़ी में मैं हूँगा। मैं दूसरी गाड़ी के ठीक 5 मिनट बाद यानी 9:10 पर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड और लूडी रोड से होता हुआ सफदर जंग के मकबरे पर पहुंचूंगा। ये बात ज़हन में रहे कि मकबरे वाली सड़क पर मुड़ते ही गाड़ियों की तमाम बत्तियां बुझा दी जाएंगी। मकबरे पर पहुंचने के बाद एक दूसरे से राब्ता करने के लिए बिल्ली की आवाज का सिग्नल इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले मैं सिग्नल दूंगा, उसके बाद दूसरे। शाहरुख चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमारी वापसी का रास्ता भी मुख्तलिफ होगा। पार्टी नंबर 1 यानी तारक और दिलशेर पॉइंट 3 पर जाएंगे। पार्टी नंबर 2 वाली मुराद पॉइंट नंबर 1 पर और पार्टी नंबर 3 यानी मैं पॉइंट 2 पर जाऊंगा। और अब शाहरुख ने लिपटा हुआ कुरान शरीफ मेज पर रख दिया। हम सब अल्लाह की इस पाक कलाम पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि अगर हम में से कोई पकड़ा गया तो हम जान दे देंगे, लेकिन अपने किसी साथी या ठिकाने का पता नहीं बताएंगे। सबने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाई और इस तरह ये मीटिंग खत्म हो गई। 8 बजे जन्नत बीबी ने खाना लगा दिया। अगरचे ये खाने का वक्त था, लेकिन किसी का दिल खाने को नहीं चाह रहा था। सब एक आध लुकमा ही लेकर रह गए। तारक अपने आप में सनसनी की एक कैफियत महसूस कर रहा था। कश्मीर में अगरचे वो मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारतीय फौजियों के खिलाफ छोटी छोटी छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा था, लेकिन हिंदुओं की अपनी सरजमीन पर किसी बड़ी कार्रवाई में वो पहली बार हिस्सा ले रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर पकड़ा गया तो उसे नाकाबिले तसव्वुर अज़ीज़ें दे देकर हलाक किया जाएगा, लेकिन वो मौत से नहीं डरता था। अगर मौत का खौफ होता तो मुजाहिदीन की तंजीम में शामिल ना होता। वो सर पर कफन बांध कर घर से निकला था। 8:55 पर उन्होंने अपनी अपनी घड़ियां मिलाई और ठीक 9 बजे तारक और दिलशेर की गाड़ी कोठी से निकल गई। तारक पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और दिलशेर ने स्टीयरिंग संभाल रखा था। गाड़ी मुकर्रर रास्तों से होती जैसी सफदर जंग के मकबरे की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ी, दिलशेर ने गाड़ी की तमाम बत्तियां बुझा दी। उसने गाड़ी अंदर ले जाकर एक शिकस्ता दीवार के पीछे खड़ी कर दी। वो दोनों उतरकर उससे तकरीबन 20 गज दूर एक और दीवार के पीछे खड़े हो गए। मकबरे में तारीकी और सन्नाटा तारी था। एक अजीब सी हुर्रियत नाकी थी जो चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट बाद गाड़ी की आवाज सुनकर वो मोहतात हो गए। गाड़ी तारीकी में कहीं रुकी और सन्नाटे में कदमों की मदम सी आवाज सुनाई देने लगी, जो बिलाखिर एक जगह रुक गई और उसके बाद फिर सन्नाटा तारी हो गया। उसके चंद मिनट बाद तीसरी गाड़ी भी मकबरे की हुदूद में किसी जगह आ रुकी। कदमों की आवाज उभरी और सन्नाटा छा गया। अचानक उस सन्नाटे में बिल्ली की आवाज सुनाई दी। तीसरी आवाज पर दिलशेर ने भी मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली और तारक को इशारा करता हुआ पहली आवाज की समत चल दिया और फिर तीसरी जगह से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। चंद मिनट बाद तीनों पार्टियां एक जगह जमा हो चुकी थी। शाहरुख के पैरों के करीब लकड़ी का एक लंबा सा बक्स रखा हुआ था। उन्होंने बक्स उठाया और मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे के अंदर शिकस्ता सीढ़ियां चढ़कर वो गुंबद पर पहुंच गए। गुंबद के साथ सिर्फ 3 फुट चौड़ी कार्नस सी बनी हुई थी। उस कार्नस तक पहुंचने के लिए तंग सा दरवाजा था। लकड़ी का बॉक्स दरवाजे ही में रख दिया गया। तुम दोनों नीचे जाओ, होशियार रहना। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो बिल्ली की आवाज का सिग्नल दे देना, शाहरुख ने दिलशेर और मुराद अली से मुखातिब होकर कहा। क्या बिल्ली की आवाज का सिग्नल यहाँ तक सुनाई दे जाएगा? दिलशेर ने पूछा।
सन्नाटे में मामूली सी आवाज भी बहुत दूर तक सुनी जा सकती है, शाहरुख ने कहा, और वो दोनों संभल कर तारीकी में शिकस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वो सामने सफदर जंग एयरपोर्ट की रोशनियां हैं, लेकिन रनवे की बत्तियां अभी बुझी हुई हैं। गालबन त्यारे की आमद से चंद मिनट पहले जलाई जाएंगी। हवा का रुख मगरब से मशरक की तरफ है। उस एयरपोर्ट पर लैंडिंग मशरक की तरफ से की जाएगी। उस तरफ से उसने हाथ से इशारा किया। अब तुम अपने लिए जगह का इंतखाब कर लो। ये 3 फुट चौड़ी कार्नस ठीक रहेगी, या इस दरवाजे में बैठकर फायर हो सकेगा। तारिक मिशाखाना निगाहों से एयरपोर्ट और फिर मशरक की तरफ देखने लगा। सूरत का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद उसने दरवाजे वाली दीवार के साथ की जगह को तरजीह दी। शाहरुख ने लकड़ी का बक्स खोल दिया। उसमें एक स्टिंगर मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर था। रॉकेट लॉन्चर 2 हिस्सों में था, जिसे जोड़कर फिट किया जा सकता था। उस लॉन्चर को एक आदमी कंधे पर रखकर मिसाइल फायर कर सकता था। शाहरुख ने मिसाइल निकालकर बड़ी आहिस्तगी से एक तरफ रख दिया और अंधेरे ही में टटोल कर उसके फ्यूज वगैरह चेक करने लगा। उसकी उंगलियां बड़ी महारत से काम कर रही थी। तारिक ने लॉन्चर के दोनों हिस्से बक्स में से निकाल लिए और उन्हें आपस में जोड़ने लगा। 11 बज गए। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। वो लोग बुलंदी पर खुली हवा में थे और सर्दी के बावजूद तारिक को अपनी बुनियान पसीने में भीगी हुई महसूस हो रही थी। त्यारे को 11:21 पर आना था। अब सिर्फ चंद मिनट रह गए थे और वो दोनों मशरक की तरफ देख रहे थे। अचानक बहुत दूर तारीक आसमान पर 2 रोशनियां नीचे झुकती हुई नजर आईं। होशियार, त्यारा आ रहा है। शाहरुख ने उन झुकती हुई मुतहर्रिक रोशनियों को देखकर सरगोशी की। तारिक ने मिसाइल को पहले ही से लॉन्चर में लगा रखा था। उसने रॉकेट लॉन्चर को उठाकर कंधे पर रखा, दोनों पैर मजबूती से जमाए और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसके लॉन्चर का रुख झुकती हुई रोशनी की तरफ था। रोशनी मुतहर्रिक थी, उनके साथ साथ लॉन्चर का जाविया भी तब्दील होता जा रहा था। त्यारा मिलाकर मकबरे के करीब पहुंच गया। अब वो बिल्कुल नीचे आ गया था। शाहरुख की नजरें भी त्यारे पर मरकूज थी। त्यारा अब लैंडिंग के लिए रनवे पर झुक रहा था। फायर! शाहरुख दांत बींच कर चीखा। त्यारा जद में था। तारिक ने मिसाइल फायर कर दिया। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। अगर पुष्ट पर दीवार का सहारा ना होता तो यकीनन वो गिर पड़ता। रोशनी एक लकीर बिजली के कोंदे की तरह त्यारे की तरफ बढ़ रही थी। मिसाइल ठीक निशाने पर पहुंचा। स्टिंगर मिसाइल जैसे ही त्यारे को लगा, पहले एक धमाका हुआ और फिर आग का एक बहुत बड़ा गोला फजा में नमूदार हुआ और फैलता चला गया। त्यारे के जलते हुए हिस्से तारीक फजा में चारों तरफ बिखर रहे थे। लगता था जैसे आतिशबाजी का अनार फूट पड़ा हो। चलो भागो, रॉकेट लॉन्चर को यहीं छोड़ दो। खड़ी अब! शाहरुख चीखा। तारिक ने रॉकेट लॉन्चर वहीं छोड़ दिया और शाहरुख के साथ गुंबद के दरवाजे में दाखिल हो गया। उसका जिस्म पसीने से तर था। वो एक हाथ रिवॉल्वर से टिकाए शाहरुख के पीछे तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। अपने अपने ठिकानों पर पहुंचकर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस इलाके से निकल चलो, शाहरुख ने मकबरे की इमारत से बाहर आते हुए चीख कर कहा और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। तारिक दिलशेर के साथ अपनी कार की तरफ दौड़ा। तीनों कारें मकबरे की हुदूद से निकलकर तूफानी रफ्तार से मेन रोड की तरफ दौड़ने लगी। मेन रोड पर पहुंचते उनके रास्ते मुख्तलिफ हो गए। शाहरुख की कार तुगलक रोड की तरफ, मुराद अली की कार पृथ्वी राज रोड की तरफ निकल गई और दिलशेर ने अपनी कार लूदी रोड की तरफ मोड़ दी थी। हमायूं के मकबरे के करीब से दिलशेर ने गाड़ी रिंग रोड पर बाईं तरफ मोड़ दी और जमुना के साथ साथ होते हुए वो कोटला फिरोज शाह की तरफ भाग निकले। कोटला फिरोज शाह की एक तंग सी गली में कार रोककर वो नीचे उतर आए और कुछ दूर तक पैदल चलते रहे। फिर एक मकान के सामने रुक गए। दिलशेर ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद करते हुए दिलशेर ने दीवार टटोल कर स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी होते ही दोनों उछल पड़े। तारिक को यूं लगा जैसे उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया हो। उसे सीने में दिल टूटता हुआ महसूस होने लगा। उसके सामने अधेड़ उम्र औरत पिस्तौल ताने खड़ी थी और पिस्तौल का रुख इन्हीं की तरफ था। औरत के होंठों पर मानीखेज मुस्कुराहट थी। उसने पिस्तौल से उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया और साथ ही खुद भी घूमती चली गई। वो बहुत मोहताज नजर आ रही थी। उन्हें हाँकती हुई अंदर कमरे में ले आई। तारिक और दिलशेर ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे से अलग हटने लगे। मकसद ये था कि दोनों बैक वक्त पिस्तौल की जद पर ना रहें। उस औरत ने भी शायद उनकी इस हरकत को महसूस कर लिया। वो मखसूस अंदाज में पिस्तौल की हरकत देते हुए बिल्ली की तरह घुर्राई। हे, एक दूसरे के करीब रहो, दरमियानी फासला ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अरे ये क्या? तारिक उस औरत के पीछे देखते हुए बोला। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी, आंखों में वहशत उभर आई। औरत ने जल्दी से घूमकर पीछे देखा। तारिक को उसी लम्हे का इंतजार था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और औरत के ऊपर जा गिरा। उसका एक हाथ औरत के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा था। पिस्तौल उस औरत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और तारिक औरत को साथ लेता हुआ सामने बिछी हुई चारपाई पर ढेर हो गया। औरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तारिक ने औरत को पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया। उसका एक हाथ औरत के गले पर पहुंच चुका था। औरत के मुंह से गुटी गुटी सी आवाज निकली। अरे अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तारिक औरत की बदली हुई आवाज सुनकर चौंके बगैर ना रह सका। औरत के गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। दूसरी तरफ दिलशेर ने लपक कर औरत का पिस्तौल उठा लिया। अरे अरे ये पिस्तौल तो नकली है, उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। तो मैं कौन सी असली हूँ? औरत के मुंह से आवाज निकली। दिल तो चाहता है कि वाकई तुम्हारा गला घोंप दूं, तारिक ने कहते हुए औरत के नरखरे पर हल्का सा दबाव डाला। फिर उसे छोड़कर अलग हो गया। अब वो हिना की आवाज पहचान गया था। ये बहुत खतरनाक मजाक था।
अगर हम में से कोई तुम्हें गोली मार देता तो? उठकर हिना को घूरने लगा। तो मैं मर जाती, हिना ने उठते हुए कहा। वो एक हाथ से अपना गला सहला रही थी। बहुत सख्त हैं तुम्हारे हाथ, मेरा तो सांस घुटने लगा था। ये क्या मजाक था? इस मर्तबा दिलशेर ने उसे घूरा। मैं दरअसल शाम को इस बेस में गुलाबदीन से मिलने गई थी ताकि ये मालूम हो सके कि उस पर प्रकाश को किसी किस्म का शुबा तो नहीं हो गया। शाहरुख ने कहा था कि मैं वापस पॉइंट 3 पर जाऊं। उसने मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया कि तुम लोग भी यहाँ आओगे। बहरहाल मैं गुलाबदीन के घर बैठी उसी से बातें कर रही थी कि प्रकाश भी आ गया। वो खासा परेशान और सहमा सा लग रहा था। उसे गुलाबदीन पर होने वाले तशद्दुद का भी अफसोस था। इस ड्रामे में असलियत का रंग भरने के लिए शाहरुख ने गुलाबदीन पर कुछ ज्यादा ही तबे आजमाई कर डाली थी। उसका चेहरा अभी तक सूजा हुआ है। बहरहाल प्रकाश को गुलाबदीन पर किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ। वो मुझे गुलाबदीन का दोस्त समझ रहा था। वो हम दोनों को खाना खिलाने के लिए होटल ले गया। यहाँ कुछ ज्यादा ही देर होगी। मैं भी चंद मिनट पहले यहाँ पहुंची हूँ। अपना ये हुलिया तब्दील करने के बारे में सोच ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे के ताले में चाबी घुमाने की आवाज सुनाई दी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। हिना ने कहते हुए सर पर से वो विग उतारी। विग के साथ ही उसके चेहरे पर से एक बारीक सी झिल्ली भी उतरती चली गई। अब उसका असली चेहरा उनके सामने था। ये पिस्तौल तुमने कहाँ से लिया था? दिलशेर ने हाथ में पकड़े हुए नकली पिस्तौल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम जानते हो इस मकान में एक फैमिली रिहाइश पजीर है जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उस फैमिली को शाहरुख ने गालबन 1-2 रोज के लिए कहीं और भेज दिया है। ये पिस्तौल किसी बच्चे का होगा जो दूसरे कमरे में कुर्सी पर पड़ा हुआ था। बाहर के दरवाजे पर आवाज सुनकर मैंने इसे उठा लिया। ये पिस्तौल देखने में बिल्कुल असली लगता है। वैसे मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। 12 बजे के करीब जब हम होटल से निकल रहे थे तो आसमान पर फूल जड़ियां सी फूटी हुई देखी थी। धमाका भी सुनाई दिया था। हिना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया, दिलशेर बोला। क्या तुम्हें मालूम था कि हम आज रात क्या करने वाले हैं? हाँ, लेकिन शाहरुख ने ये नहीं बताया कि तुम लोग यहाँ आओगे। हिना बोली। क्या यहाँ चाय वगैरह का सामान होगा? बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही है, दिलशेर ने कहा। होना तो चाहिए, मैं देखती हूँ। हिना कहती हुई पिछले दरवाजे से किचन में दाखिल हो गई। उसकी वापसी में 15 मिनट लगे। वो चाय बना लाई थी। उसने एक कप दोनों को दे दिया और खुद एक ले लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए सूरत पर गुफ्तगू करने लगे। रात 2 बजे के लगभग हिना ऊँगने लगी तो तारक और दिलशेर भी उठकर दूसरे कमरे में आ गए। दिलशेर तो सोफे पर लेट कर सो गया, लेकिन तारक कुर्सी पर बैठा अपनी आज की इस कार्रवाई के बारे में सोचने लगा। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था जिससे उसे बेहद खुशी महसूस हो रही थी। सुबह नाश्ता करके वो उस मकान से निकल गए। हिना वहीं रह गई थी। उनकी गाड़ी गली में उसी जगह मौजूद थी जहाँ रात को खड़ी की गई थी। अलबत्ता गली के चंद नंग धड़ंग बच्चे गाड़ी पर चढ़े हुए थे। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर बच्चे भाग गए। दिलशेर ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और दोनों अंदर बैठ गए। आधे घंटे बाद वो शाहरुख की कोठी पर पहुंच गया। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। शाहरुख ड्राइंग रूम में टहल रहा था। एक सोफे पर मुराद अली भी बैठा हुआ था और काफी टेबल पर अंग्रेजी का एक अखबार रखा हुआ था। मिशन की कामयाबी पर हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद हो शाहरुख, दिलशेर ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही कहा। हमारी ये कार्रवाई तो कामयाब रही लेकिन मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, शाहरुख ने कहा। क्या मतलब? तारक ने चौंक कर उसे देखा। तुम लोगों ने अभी तक शायद अखबार नहीं देखा। शाहरुख ने मेज पर पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। गुज़िश्ता रात तारक ने जिस जहाज को मिसाइल का निशाना बनाया था वो इसराइली तैयारा नहीं बल्कि इंडियन एयरलाइन का एक कार्गो जहाज था जिसे पाम एयरपोर्ट की बजाय सफदर जंग एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कहा गया था। तैयारे की तबाही में करीब के 4 आदमी हलाक हुए हैं। और वो इसराइली तैयारा? तारक ने सवाल किया। अपने मुकर्रर वक्त पर पाम एयरपोर्ट पर उतर गया, शाहरुख ने कहा। अखबार की तरह के मुताबिक गैर मुल्की तैयारे से बाद अहम शख्सियात दिल्ली आने वाली थी। राजदारी के ख्याल से उनका तैयारा सफदर जंग एयरपोर्ट पर उतारा जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर तैयारे के पायलट को पाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की हिदायत की गई। ठीक उसी वक्त कलकत्ता से इंडियन एयरलाइन की एक कार्गो फ्लाइट भी पहुंच रही थी। उस कार्गो तैयारे को सफदर जंग एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कहा गया। उस तैयारे के लैंड करने से 1 मिनट पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फजा ही में तैयारे के परखचे उड़ गए। ये रात भी खुल चुका है कि उस तैयारे को मिसाइल से तबाह किया गया है। हुकाम को सफदर जंग के मकबरे की छत से रॉकेट लॉन्चर भी मिल गया है और अब उन तकरीब कारों को तलाश किया जा रहा है जिन्होंने तैयारे को तबाह किया है। तारक ने मेज पर से अखबार उठा लिया। वो हिंदुस्तान टाइम्स था। पहले सफे की हेडलाइन इंडियन एयरलाइन के तैयारे की तबाही से मुतल्लक थी। तैयारे के बिखरे हुए मलबे की चंद तस्वीरें भी थी। तारक खबर पढ़ता चला गया। खबर का मतन वही था जिसका खुलासा शाहरुख बयान कर चुका था। उसने अखबार मेज पर डाल दिया। उसके चेहरे पर मायूसी उभर आई। परेशान ना हो मेरे दोस्त, शाहरुख ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारी कारकर्दगी बड़ी शानदार थी। हमारी इस नाकामी ने भी भारतीय हुकाम को तिगनी का नाश निशा रखा है। वो लोग समझ चुके हैं कि हम भी गाफिल नहीं हैं। इस मर्तबा हमें अपने मकसद में नाकामी हुई है, लेकिन अब जो कार्रवाई की जाएगी उसमें नाकामी नहीं होगी। तुम लोग 1-2 रोज तक अंडरग्राउंड रहोगे। बेहतर होगा कि इस कोठी तक ही महदूद रहो। इंटेलिजेंस और पुलिस तकरीब कारों की तलाश में है। कई मशकूक अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई पुलिस की नजरों में आ जाए। प्रकाश ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? तारक ने कहा। नहीं, वैसा नहीं कर सकता, शाहरुख ने नफी में सारी ला दिया।
हमारे साथ धोखा करके वो अपने आप को तबाह नहीं करना चाहेगा। उसने इसराइली त्यारे की आमद के बारे में हमें जो इतला फराहम की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। ये तो अखबार में भी लिखा गया है कि अहम गैर मुल्की शख्सियात के त्यारे का रुख ऐन लम्हात में पाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया था। इस सिलसिले में हम प्रकाश को कोई इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर निगाह रखना जरूरी है, तारक बोला। उस पर निगाह रखने के लिए गुलाबदीन मौजूद है, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबदीन प्रकाश का काबिल एतमाद दोस्त है। वो गुलाबदीन को भी मजलूम समझता है। उसके ख्याल में गुलाबदीन भी उसी की वजह से फंसा था। वो अपनी कोई बात गुलाबदीन से नहीं छुपा था। उसकी तरफ से हमें ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं, हमें गुलाबदीन से हर बात मालूम होती रहेगी। शाहरुख ने खामोश होकर घड़ी देखी, फिर बोला, तुम लोग अब आराम करो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापसी के वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। शाहरुख बाहर चला गया। वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहे। शाहरुख जब वापस पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। सब लोग सो चुके थे, सिर्फ तारक जाग रहा था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? शाहरुख ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यूं ही कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है, तारक ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी इस बेचैनी की वजह समझ रहा हूँ, शाहरुख ने कहा। आज मुझे उस मुकाम का भी पता चल गया है जहाँ दहशतगर्दी और छापामार जंग की तरबियत के लिए कैंप कायम किया जा रहा है। परसों सुबह उस कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो रही है। हम परसों सुबह सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद उसी रात अपनी कार्रवाई करेंगे। ये कैंप कहाँ लगाया जा रहा है? तारक ने पूछा। दरियाई जमुना के दूसरे किनारे, शाहरुख ने जवाब दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक खेतों के दरमियान कई एकड़ रकबे को कैंप में शामिल किया जा रहा है। चारों तरफ खारदार तारें लगाई गई हैं और बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। किसी आम आदमी को उस तरफ जाने की इजाजत भी नहीं। गुड, तारक बोला। मैं अपनी कल की नाकामी का बदला लेने के लिए बेचैन हूँ। इस मौके से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। अब तुम सो जाओ, शाहरुख ने कहा। मुंबई से मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, उनकी फैमिलियां भी साथ हैं। सुबह तारीखी मुकामात की सैर का प्रोग्राम बना है, तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे, पिकनिक हो जाएगी। शाहरुख अपने कमरे में चला गया। तारक उसके जाने के बाद भी काफी देर तक जागता रहा, फिर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। सुबह 8 बजे वो लोग घरों से निकल गए। मुराद अली उनके साथ नहीं था, अलबत्ता रास्ते में एक जगह से हिना को साथ लिया गया। हिना को लेने के बाद वो सीधे डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पर वाक़े ओबेरॉय होटल पहुंचे, जहां शाहरुख के दोस्त ठहरे हुए थे। वो 2 खानदान थे, जिनमें 3 मर्द, 5 औरतें और 4 बच्चे शामिल थे। 2 औरतें शाहरुख के अधेड़ उम्र दोस्तों की बीवियां थी, बाकी 3 जवान लड़कियां थी। रमेश उग्रवाल और दीतू राम शाहरुख के दोस्त थे। उनका शुमार मुंबई के मुअज्जिजीन में होता था। शाहरुख से उनके दरीना कारोबारी ताल्लुकात थे। कल वो लोग अपने कुंबों को लेकर आए थे और उनसे मुलाकात के बाद ही शाहरुख ने तारीखी मुकामात की सैर का प्रोग्राम बनाया था। शाहरुख ने गुज़िश्ता रात ही कोस्टर वैन का इंतजाम कर लिया। वो कोस्टर भी पहुंच चुकी थी। शाहरुख ने अपनी कार होटल के पार्किंग लॉट में छोड़ दी और सब लोग कोस्टर में बैठ गए। उनका ये टूर निजामुद्दीन औलिया के मज़ार से शुरू हुआ और फिर नेशनल आर्ट गैलरी, लोधी मकबरा, पार्लियामेंट हाउस, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जामिया मस्जिद, लाल किला और इंडिया गेट से होते हुए वो जमुना के किनारे पुराने किला पहुंच गए। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। यहाँ एक गाइड मिल गया जो उन्हें पुराने किले की सैर के दौरान मुख्तलिफ मुकामात के बारे में बता रहा था। किले का ज्यादातर हिस्सा खंडरों में तब्दील होता जा रहा था। आखिर में वो किले के उस हिस्से में आ गए जो दरिया के रुख पर था। किले में दाखिले का रास्ता दरअसल उसी तरफ से था। वो लोग फसीलों पर घूमते रहे। फसील से जमुना और उसके दूसरी तरफ का इलाका दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था। जमुना के उस पार कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं। उस इलाके को गौर से देख लो, वही ट्रेनिंग कैंप है। शाहरुख ने तारक के कान में सरगोशी की और दूसरी तरफ निकल गया। तारक फसील पर टहलते हुए जमुना के उस पार देखता रहा। वसीउरीज कैंप उसके सामने था। वो एक बार फिर अपने आप में अजीब सनसनीखेज सी कैफियत महसूस करने लगा। जब वो पुराना किला से बाहर निकले तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। शहंशाह हुमायूं के मकबरे और बाज़ दूसरी तारीखी इमारतों की सैर का प्रोग्राम भी आज ही की फहरिस्त में था। शाम हो जाने की वजह से ये प्रोग्राम कल पर उठा दिया गया और ये लोग होटल वापस रवाना हो गए। मेहमानों को होटल छोड़ने के बाद शाहरुख तारक वगैरह को लेकर अपनी कोठी पर वापस आ गया। उस वक्त तक 7 बज गए। शाहरुख बार बार घड़ी देख रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। और फिर 7:30 बजे गुलाबदीन कोठी में दाखिल हुआ तो उसे देखकर शाहरुख के चेहरे पर तमानियत सी दौड़ गई। आओ गुलाबदीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या रिपोर्ट है? शाहरुख ने ड्राइंग रूम में उसका इस्तकबाल किया। इस वक्त ड्राइंग रूम में तारक और दिलशेर वगैरह भी मौजूद थे। कैंप में 300 आदमी हैं। उन्हें इंडियन आर्मी के स्पेशल ग्रुप से मुंतखब किया गया है। ये गुरीला जंग के माहिर हैं, लेकिन इसराइली माहिरीन उन्हें खुसूसी तरबियत देंगे। उन सब की रिहाइश भी ट्रेनिंग के इख्तिताम तक कैंप के खैमों में रहेगी। इसराइली माहिरीन की तादाद 15 है। उनमें 6 कैंप में रहेंगे। बाकी 9 की रिहाइश का इंतजाम शहर के 5 स्टार होटलों में किया गया है। कैंप में रहने वाले इसराइली माहिरीन के लिए भी खैमे ही लगाए गए हैं। इस वक्त कैंप में तकरीबन 350 आदमी मौजूद हैं। 300 ट्रेनिंग हासिल करने वाले और बाकी का ताल्लुक मुख्तलिफ इंतजामी उमूर से है। सुबह 6 बजे ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज होगा। गुलाबदीन ने तफसील से बताया। प्रकाश को तुम पर शुबा तो नहीं हुआ? शाहरुख ने पूछा। नहीं, गुलाबदीन ने नफी में सारी लाया, बल्कि वो मुझ पर पहले से ज्यादा एतमाद करने लगा है। ये सारी बातें उसने मुझे खुद बताई थी। मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही पेश नहीं आई। दरअसल कैंप से मुतल्लिक तमाम एदादो शुमार आज ही इसराइली सिफारत खाने को भेजे गए हैं
اور وہ فائل پرکاش کے ہاتھوں سے گزری ہے جس سے اسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ مجھے تو وہ اب بھی مظلوم ہی سمجھتا ہے۔ گڈ۔ شاہ رخ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ اور؟ کیمپ کے چاروں طرف بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، 24 گھنٹے گشت کا نظام بھی قائم کر دیا گیا ہے، کسی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں، گلاب دین نے بتایا۔ ہم نے جو منصوبہ بنایا اس کے مطابق ہمیں کیمپ میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، شاہ رخ نے کہا۔ ان کے تمام حفاظتی انتظامات انشاءاللہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ پروگرام کیا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ پروگرام؟ شاہ رخ باری باری ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ہم رات 10 بجے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کیمپ جمنا کے دوسرے کنارے پر لگایا گیا ہے تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ اسی خیال کے تحت میں نے کل دن میں 2 مقامات کا جائزہ لیا۔ پرانے قلعہ وہ جگہ ہے جو ہمارے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ جمنا کے دوسرے کنارے ٹریننگ کیمپ پرانا قلعہ کے بالکل سامنے ہے۔ قلعے کی فصیل سے بڑی آسانی سے کیمپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تم لوگوں کو مہمانوں کے ساتھ اس لیے کیا گیا تھا کہ تم لوگ وہاں کا اچھی طرح جائزہ لے لو۔ بہت خوب، طارق بولا۔ قلعے کی فصیل حملے کے لیے بڑی آئیڈیل جگہ ہے، لیکن وہاں تک پہنچا کیسے جائے گا؟ میرا مطلب ہے محافظ وغیرہ۔ رات کے وقت وہاں بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے، کوئی ذیوش انسان رات کے اندھیرے میں اس طرف جانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہم قلعے میں داخل ہونے کے لیے وہ راستہ استعمال کریں گے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ رخ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر انہیں منصوبے کی تفصیلات سمجھانے لگا۔ اس نے ایک بار پھر نقشہ میز پر پھیلایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، طارق، تم گلاب دین کے ساتھ ٹھیک 8 بجے وین پر یہاں سے نکلو گے اور ہمایوں کے مقبرے کے قریب سے ہوتے ہوئے اس جگہ گھاٹ پر پہنچو گے۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ گھاٹ بہت عرصے سے ویران پڑا ہے، یہاں مراد علی کشتی پر تم لوگوں کا منتظر ہوگا۔ تم لوگ وین کا سامان کشتی پر لاد کر قلعے کی طرف جاؤ گے۔ قلعے کے گیٹ سے تقریباً 50 گز آگے فصیل میں شگاف ہے۔ دریا کے کنارے گنجان درختوں کی وجہ سے یہ شگاف عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ تم لوگ فصیل کے اس شگاف کے راستے قلعے میں داخل ہوگے۔ شگاف کی دوسری طرف میں اور دل شیر تمہارے منتظر ہوں گے۔ وہاں سے ہم فصیل پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ہماری کارروائی شروع ہوگی۔ سب لوگ سمجھ گئے؟ سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک 8:30 بجے طارق اور گلاب دین سیاہ رنگ کی ایک وین میں کوٹھی سے نکل گئے۔ وین کے شیشے بھی سیاہ تھے اور اس کی نمبر پلیٹ بمبئی کی تھی جو جعلی تھی۔ وین کے پچھلے حصے میں لکڑی کے 4 لمبوترے بکس رکھے ہوئے تھے، ان پر پرانا سا ترپال پڑا ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے گلاب دین بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہندو غاصبوں کے خلاف اس گروپ کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے شاہ رخ کو اگرچہ بہت سی معلومات فراہم کی تھی، لیکن کسی عملی کارروائی میں وہ پہلی مرتبہ حصہ لے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن خاصی تیز تھی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہتھیلیاں اپنے کپڑوں پر رگڑ رہا تھا۔ وین مولانا آزاد روڈ سے نکل کر شاہ جہان روڈ کو قطع کرتی ہوئی گولف کورس سے اوپر سے چکر کاٹ کر ڈاکٹر ذاکر حسین روڈ پر پہنچ گئی اور وہاں سے ہمایوں کے مقبرے کی طرف مڑ گئی۔ مقبرے سے آگے نکل جانے کے بعد وہ اس کچے راستے پر مڑ گئی جو جمنا کی طرف چلا گیا تھا۔ اس سڑک پر آتی گلاب دین نے وین کی تمام بتیاں بجھا دی تھی۔ تاریکی اور کچا راستہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آگے اونچی جھاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے۔ گلاب دین اب مزید محتاط ہو گیا۔ جھاڑیوں میں تقریباً 2 فرلانگ کا راستہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ وین روک لی اور طارق کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے وین سے اتر کر جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ طارق وین سے اتر کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تاریکی میں اشراط الارض کی آوازیں بڑا خوفناک تاثر دے رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد 2 سائے جھاڑیوں سے نکل کر وین کے قریب پہنچ گئے۔ بلی کی آواز سن کر طارق بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ گلاب دین اور مراد علی تھے۔ وہ لوگ وین کے پچھلے حصے میں سے ایک بکس اٹھا کر جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ تقریباً 50 گز آگے جھاڑیوں کے اختتام پر وہ گھاٹ تھا جہاں کشتی کھڑی تھی۔ تینوں بکس ایک کشتی میں رکھ دیے گئے۔ چوتھے بکس کے لیے گلاب دین کو ایک اور چکر لگانا پڑا۔ ان کے کشتی میں سوار ہوتے ہی مراد علی نے چپو سنبھال لیے اور آہستہ آہستہ کشتی کو کھینے لگا۔ پانی میں چپو کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل رہی تھی۔ مراد علی کشتی کو کنارے کے قریب رکھے ہوئے تھا تاکہ درختوں کی تاریکی کی آڑ رہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ قلعے کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ قلعے کا گیٹ قدرے بلندی پر تھا، لیکن اس کے عین سامنے دریا کے کنارے درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ کشتی درختوں کے سائے میں ہولے ہولے بہتی رہی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے ہونے کے بعد مراد علی نے کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا۔ کشتی کا اگلا حصہ درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں میں گھستا چلا گیا۔ یہاں پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ مراد علی نے کشتی کی رسی ایک درخت کی شاخ سے باندھ دی اور وہ تینوں پانی میں اتر آئے۔ انہوں نے ایک ایک بکس اٹھا لیا۔ چوتھے بکس کے لیے گلاب دین کو ایک بار پھر چکر لگانا پڑا۔ قلعے کی فصیل دریا کے کنارے سے تقریباً 20 فٹ دور تھی اور وہاں تک قد آدم جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے قلعے کی فصیل تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف پہنچنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، جہاں دل شیر اور شاہ رخ ان کے منتظر تھے۔ قلعے کی فصیل پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو امتداد زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن ان کے ذریعے فصیل تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ فصیل پر ایک جگہ رک گئے۔ فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے سے نیچے کی طرف لمبے لمبے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ سوراخ تھے جہاں سے پرانے زمانے میں قلعے کے سپاہی دشمنوں پر تیروں اور گولیوں کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ فصیل کا اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا
तारिक वहाँ खड़ा होकर सामने देखने लगा। जमुना के उस पार रोशनियों का कदरे फैला हुआ एक झुंड सा नजर आ रहा था। ये ट्रेनिंग कैंप की रोशनियां थी। शाहरुख और तारिक ने लकड़ी के बॉक्स खोल लिए और उनमें से रॉकेट लॉन्चर निकालकर जोड़ने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद वो चारों लॉन्चरों में स्टिंगर फिट कर चुके थे। उस वक्त 10 बजने वाले थे। शाहरुख, तारिक, मुराद अली और दिल शेर ने एक एक रॉकेट लॉन्चर उठाकर अपने अपने कंधों पर लाद लिया और एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े होकर उनके फोकस सेट करने लगे। गुलाबदीन उनसे कुछ फासले पर खड़ा कले की वैरानी को घूर रहा था। एवरीबॉडी रेडी? शाहरुख ने कहा। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। यस, तारिक ने अपने बाकी साथियों की नुमाइंदगी करते हुए कहा। पहले मैं फायर करूंगा, उसके बाद ही तुम लोग भी मिसाइल दाग दोगे, शाहरुख ने कहा। और फिर 1 मिनट बाद फजा धमाके की आवाज से गूंज उठी।